Hello friends, welcome back to our new video. My name is Khushbu Anand and now I am going to teach you the Transfer of Property Act. Today I am going to talk about a brief introduction and brief overview of the Transfer of Property Act 1882. So first of all हम देखेंगे हर एक एक्ट की तरह, जैसे कि कोई माइनर एक्ट होता है, कोई भी मेजर एक्ट होता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उसके इन्फोर्समेंट डेट की। उसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करती हूँ, इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882। हर बार की तरह आज फिर से बोलूँगी कि इसे याद रखिएगा, प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्टली इसकी इन्फोर्समेंट डेट पूछी जा सकती है, तो यू मस्ट रिमेंबर 1 जुलाई 1882। अब आगे हम बात करते हैं इसके प्रियम्बल की। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रियम्बल कहता है, वेयर एज it is expedient to define and amend certain parts of law relating to transfer of property by act of parties। इन्होंने क्या कहा, whereas it is expedient to define and amend। नोट कीजिए इसे, define and amend। इसका मतलब क्या आ गया कि कुछ लॉज थे प्रॉपर्टी रिलेटेड बाय एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के रिलेटेड, तो उन्हें डिफाइन एंड अमेंड किया गया, उसके पर्पस के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब यूजुअली देखेंगे बाकी कुछ एक्ट्स होते हैं जहाँ पर लिखा होता है टू कंसोलिडेट द लॉ ऑफ लिमिटेशन, टू कंसोलिडेट सो एंड सो लॉ। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ स्कैटर्ड थी, उसे इकट्ठा करके हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी थे, अवेलेबल थे 1882 से पहले, लेकिन उसे हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया, उसके एक सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया। ये कंसोलिडेशन नहीं है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मौजूद नहीं है, इसके अलावा और भी लॉज हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, उनकी बात हम बाद में करेंगे, वो किस एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। इसका एस्पेक्ट तो फिलहाल हमें यहाँ पर प्रियम्बल में ही पता लग गया। पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इसका एस्पेक्ट हमें पता लग गया, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब ये आ गया कि जो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका विलिंगनेस होना चाहिए, ट्रांसफरर का भी विलिंगनेस होना चाहिए उस ट्रांसफर में, और ट्रांसफरी का भी वहाँ पर विलिंगनेस होना चाहिए। इनका कुछ एक्ट होना चाहिए जिसके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब दिस एक्ट ऑफ पार्टीज, इसका एक अदर टर्मिनोलॉजी भी इसके लिए यूज होती है, इंटरवाइवर्स। इसे बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरवाइवर्स। इसका मतलब हो जाता है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स। इंटरवाइवर्स का मीनिंग क्या हो जाता है, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स। इससे मुझे क्या पता चल गया, अब क्या पता चल गया इससे कि इसमें जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी हैं दोनों जिंदा होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी देने वाला है और जो प्रॉपर्टी लेने वाला है, दोनों का जिंदा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सेल की केस में, गिफ्ट की केस में, सेल की केस में जो सेलर होता है ही मस्ट बी लिविंग, जो बायर होता है ही मस्ट बी लिविंग। गिफ्ट के केस में डोनर मस्ट बी लिविंग, डोनी मस्ट बी लिविंग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। टीपीए वहाँ पर ऐसे ट्रांसफर्स में एप्लीकेबल नहीं है। फिर कुछ और लगेगा जिसकी हम बात आगे करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आप सबको, इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे मैं जनरली बात करती हूँ ट्रांसफर्स के बारे में। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो ट्रांसफर्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं लॉ की नज़र में, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हमें इसका जो टीपीए का जो इंटरवाइवर्स वाला जो सेक्शन है, सिर्फ इसी एस्पेक्ट के लिए ट्रांसफर्स क्यों की गई, इसी के लिए ये एक्ट क्यों बनाया गया, ये एस्पेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ट्रांसफर्स की हैं दो किस्में, टू टाइप्स, by and between the living persons and by the dead person। transfer by a living person, transfer by a dead person। अब ट्रांसफर्स बाय लिविंग पर्सन यानी कि ट्रांसफर इंटरवाइवर्स, इसकी बात कर रहा है क्या टीपीए। अभी हमने बात की कि ये सिर्फ ट्रांसफर्स बिटवीन लिविंग पर्सन्स की बात करता है टीपीए, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें ट्रांसफरर का भी जिंदा होना जरूरी है और ट्रांसफरी का भी जिंदा होना जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड
अब ये जो ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन है ना, ये फर्दर इसकी 2 क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं. फर्स्ट इज टेस्टामेंट्री एंड द सेकेंड इज इंटेस्टेट. टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स एंड इंटेस्टेट ट्रांसफर्स. अब टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स कौन से हो गए? विल्स. जैसे कि विल्स, वसीयत की जाती है, वसीयत बनाई जाती है. इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो पहले से ही एक विल तैयार करके जाता है, वसीयत तैयार करके जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, किस किस के पास मेरी प्रॉपर्टी जाएगी. तो इसे कहते हैं टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. विल्स को कहते हैं टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, और इसे कहते हैं, इस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर को बोलेंगे हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलेंगे. आगे जिसके नाम भी उन्होंने, चाहे चैरिटी के नाम किया, स्टेट के नाम किया, अपने घर वालों के ही नाम किया, बच्चों के नाम किया, किस रेशो में किया उनके नाम, तो इसे हम कहेंगे टेस्टामेंट्री सक्सेशन. कि जिसमें जो पर्सन की डेथ हो गई है, जो डिसीज्ड हैं, वो मरने से पहले ही तय करके गए थे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा, किसे किसे क्या मिलेगा. और ऑन द अदर हैंड इंटरस्टेट ट्रांसफर्स. इंटरस्टेट ट्रांसफर्स वो हो गए जब कोई पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मरने से पहले ये तय करके नहीं गए कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किसके पास जाएगी, किस रेशो में इसका बंटवारा होगा, वो कुछ भी इसके बारे में कहकर नहीं गए. ऐसे ही उनकी डेथ होगी. मतलब उन सिंपल सी भाषा में कहूँ तो उन्होंने विल नहीं बनाई. तो अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अब उनकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? इनहेरिटेंस अपना रोल प्ले करेगी. इनहेरिटेंस, ठीक है, कि आगे उनके बच्चों को मिलेगा. जैसे भी डिवीजन है हिंदू लॉ की, मुस्लिम लॉ की, या फिर कोई और भी, जैसे क्लास 1 ईयर्स होते हैं, अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं, क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, तो उस हिसाब से इनको इनका हक मिल जाएगा को पार्टनर्स को, जैसे भी जो जिस भी प्रोपोर्शन में मिलना है. तो इनहेरिटेंस लॉ वहाँ पर अपना रोल अदा करेगा. और क्या करेगा? इनकी जो डेड पर्सन है, जो डिसीज्ड हैं, उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे ये पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, कुछ भी कहकर नहीं गए हैं. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होगा. इस किस्म की ट्रांसफर को हम कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांसफर्स, और इस सक्सेशन के फॉर्मेट को हम कहेंगे इंटरस्टेट सक्सेशन. ठीक है, इंटरस्टेट सक्सेशन फैमिली लॉज में हम पढ़ते हैं, ये उसकी बात करता है. तो इससे हमें पता क्या चल गया? इससे हमें ये पता चल गया कि जो इनहेरिटेंस वाला जो लॉ है और जो विल्स वाला लॉ है, ये अलग से कवर्ड है. ठीक है, यानी कि नटशेल में जो ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन है, इनके लिए अलग से लॉज कवर्ड हैं. ठीक है, तो इसमें इनको इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं थी. ये ऑलरेडी अवेलेबल थे, ये ऑलरेडी अलग से इनकी किताबें बनी हुई हैं. तो हमने सिर्फ क्या किया? टीपीए बनाया, जो किससे डील करता है? ट्रांसफर्स बिटवीन लिविंग पर्सन से डील करता है. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमें कि टीपीए बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और टीपीए का बस लिमिटेड एस्पेक्ट रखने की ज़रूरत क्या पड़ी. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. आगे हम चलते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ टीपीए के ऊपर. फंक्शनल एस्पेक्ट यानी कि इसके काम क्या है, इसने किया क्या. टीपीए आया तो सही, बट लाया किस लिए गया इसे, इसके आने का मकसद क्या था. मकसद तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके आने के कारण हुआ क्या क्या, हमें हेल्प क्या क्या मिली, इसने काम क्या क्या किया. पहला तो आ गया यूनिफॉर्म लॉ ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे आपको क्या मिल गया? एक यूनिफॉर्म लॉ मिल गया. आज मुझे देखना है कि मैंने सेल करनी है, मैंने किसी को गिफ्ट देना है, लीज करनी है, मॉर्गेज करना है, तो मैं कहाँ किस लॉ के प्रिंसिपल्स को देखूंगी? कौन से एक्ट में मुझे मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे टीपीए में अवेलेबल हो जाएंगे वो सारे प्रिंसिपल्स. सेल हो गया, लीज हो गई, गिफ्ट हो गया, मॉर्गेज हो गया, एंड सो ऑन. तो क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं किसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, कितनी देर के अंदर अंदर कर सकती हूँ, वो सब चीज़ें मुझे टीपीए में मिल जाएंगी. और ये यूनिफॉर्म लॉ हमें दे देता है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का बिटवीन लिविंग पर्सन्स. अगेन बिटवीन लिविंग पर्सन्स. ओके, बिटवीन लिविंग पर्सन्स. एंड इसका ये तो आ गया इसका भाई फर्स्ट फंक्शन इसका आ गया. सेकेंड फंक्शन इसका आ गया ये कंप्लीशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा ही होगा आई एम श्योर. तो उसमें
हमने देखा वहाँ पर दिया हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, करने के तरीके, एसेंशियल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, एक्सेप्टेंस कब होगी, इनविटेशन टू ऑफर क्या है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, इंडेमनिटी गारंटी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये सब जो उसके वहाँ पे सब्सटैंटिव डेफिनेशंस वहाँ पर दी गई हुई हैं। बट अब हमने एक अग्रीमेंट कर ली फॉर एग्जांपल, अब आगे क्या, मैंने आपसे कुछ अग्रीमेंट कर ली, ठीक है, कि मैं अपनी कार ही आपको सेल कर दूंगी, मैं अपना फ़ोन आपको सेल करूंगी, अग्री कर लिया। अब आगे कैसे चलेंगे, ठीक है, आगे चलने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे चलाने के लिए टीपीए का यूज़ है। टीपीए ने आगे क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे चलाने के लिए काबिल बनाया। टीपीए को हम क्या कहेंगे, टीपीए इज प्रोसीजरल और एग्जीक्यूटरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इसको कंप्लीट करके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करके इसने क्या किया, उसका एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर दी, हमें एक रास्ता दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब आगे कैसे चलेंगे, इसमें प्रिंसिपल्स कौन से लगेंगे। तो ये जो थोड़ा सा आधा अधूरा था, इसकी सारी कमियां किसने पूरी कर दी, टीपीए ने पूरी कर दी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कमियां। अब नेक्स्ट जो टीपीए है, जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली टीपीए ओवरराइड्स पर्सनल लॉ बट बारिंग सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे पर्सनल लॉ सुपरसीड कर जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे एप्लीकेबिलिटी के टाइम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जनरली जब हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होगी, बट जो मेजॉरिटी पार्ट है इस एक्ट का, इस लॉ का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो ओवरराइड कर रहा है पर्सनल लॉ को। आप देखोगे अब ये जो सेल वगैरह है ये सब पे लगे, सब रिलीजन पे लग रहे हैं, यहाँ पे किसी का पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। जो एक्सेप्शंस हैं वो भी इसी एक्ट में मेंशन की गई हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। टीपी ओवरराइड्स पर्सनल लॉ बारिंग सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जनरली आप बोलेंगे सुपरसीड क्या करता है, टीपीए सुपरसीड करता है ओवर द पर्सनल लॉज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यही जो मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको भी बताए, इन्हीं की मैं समराइज मैनर में, आप इनको 4 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जाता है कि टीपीए का ऑब्जेक्ट क्या रहा, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंटर वाइवोस, ठीक है। तो जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे एक ही सेंटेंस में सम अप करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंटर वाइवोस, ठीक है। फर्स्ट आप ये नोट कर लें। सेकेंड, मॉडिफाइड लॉ ऑफ ट्रांसफर्स एज पर प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी लॉ हो। वैसे ही जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे, अभी भी आप देखेंगे कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है टीपीए में। कहीं कहीं आप देखेंगे अभी भी वो 100 रुपीज़ वाला रखा हुआ है कि अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो रिटर्न में अग्रीमेंट एंड ऑल होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स लाने की अभी भी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो है ये उस समय की 1880s की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसने क्या किया था, मॉडिफाई किया था लॉ ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, इट कंप्लीटेड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे हम देख चुके हैं कि उसकी जो कमियां थी उसे कंप्लीट किसने किया था, टीपीए ने कंप्लीट किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कमियों को। नंबर 4, इनैक्टेड पैरेलल लॉ टू लॉ ऑफ विल्स एंड इनहेरिटेंस। जैसा कि हम देख चुके हैं कि विल्स एंड इनहेरिटेंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉज थे। ये क्या हो गई, ये ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन्स की बात करते थे, ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन्स की ये बात करते थे, ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन्स, टीडीपी में लिख रही हूँ। ये दोनों लॉ ऑफ विल्स एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसफर्स बाय डेड पर्सन्स की बात करते थे। तो ये तो था हमारे पास, बट ट्रांसफर ऑफ बाय लिविंग पर्सन्स के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या लाया, टीपीए लाया। तो एक पैरेलल लॉ क्रिएट कर दिया, टीपीए पैरेलल लॉ क्रिएट कर दिया इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों के पैरेलल। ये एक एस्पेक्ट कवर कर रहा है, इनहेरिटेंस दूसरा एस्पेक्ट कवर कर रहा है, तो ये तीसरा एस्पेक्ट कवर करने के लिए हमारे पास एक कोर एक्ट आ गया था। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट था टीपीए को लाने का। Now, moving further,
इसकी स्कोप की बात करते हैं। टीपीए का स्कोप क्या है? टीपीए का स्कोप क्या है? अभी तक जितना देखा है तो हमें इतना जज तो हो ही जाता है, कि इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, एक तो ये सब्जेक्ट मैटर भी इसका देखें तो सिर्फ एक ये लिमिटेड टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर को कवर कर रहा है। सब टाइप की जो हर एक टाइप की जो ट्रांसफर्स हैं उन्हें ये कवर नहीं कर रहा है। तो वहां से ही सीधा पता चल जाता है हमें ये नॉट एग्जॉस्टिव। टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मीनिंग होता है कि जो भी है बस यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी हमें पता है इसके बाहर भी बहुत कुछ है। टीपीए के बाहर भी बहुत कुछ है, जैसे कि लॉ ऑफ विल्स एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ से हमें सीधा पता चल गया कि ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी लॉज हैं, तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। सारी बात ये नहीं करता, और भी लॉज हमें देखने होते हैं। तो टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट, हाँ, अब ये जो टीपीए है ये एक्सक्लूड करता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि वही बात आ गई, टेस्टामेंटरी सक्सेशंस, विल्स, ठीक है, इनहेरिटेंस, उनके बारे में ये बात नहीं करता है। ये बात करता है ट्रांसफर्स बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ओनली। मैंने किसी को कुछ दिया, बेचा, और किसी ने मुझसे कुछ खरीदा, ये बस उसी की बात करता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि कुछ सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें लॉ को अपना कोर्स लेना ही पड़ता है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना ही पड़ता है किसी तरीके से। जैसे कि आप विल्स का केस लीजिए, किसी पर्सन ने विल अपनी बनाई हुई थी और उसकी डेथ हो जाती है, तो अब क्या होगा, जो भी विल था वो एग्जीक्यूट होगी। कैसे होगी? लॉ के माध्यम से। जो भी लॉ विल्स कहता है उसके माध्यम से, कोई कराएगा नहीं उसे। ठीक है, अब लॉ को वो एग्जीक्यूट करनी ही है, विल एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेगी। तो वहां पर क्या होगी, विल के तहत जो भी जिसको भी कुछ हक मिला होगा वो उसे मिल जाएगा, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने ऑपरेट किया, लॉ ने अपना काम किया, इसलिए विल को एग्जीक्यूट किया गया और विल के अकॉर्डिंग जो भी जिनके हक बनते थे वो उन्हें दिए गए। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात टीपीए नहीं करता। यहाँ पर भी इसका स्कोप जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डील्स मेनली विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट सेक्शन 5 to 37 ऑफ चैप्टर 2। अब आप जनरली, फिर से मैं जनरली बात कर रही हूँ, जनरली वर्ड का यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक्सेप्शन अब आने वाली है। तो ये जो मेनली है, मेनली और जनरली अगर मैं बात करूँ टीपीए की, ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की ही बात करता है। बट एक स्पेसिफिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की सेक्शंस 5 से 37 तक, जहां पर ये मूवेबल प्रॉपर्टीज से भी डील करता है। इमूवेबल प्लस मूवेबल प्रॉपर्टीज से डील करता है। ऐसा नहीं है कि ये सेक्शंस आई तो ये सिर्फ मूवेबल से डील करती हैं, यहाँ पर दोनों हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको थ्रू आउट मिल जाएगी, टीपीए थ्रू आउट टीपीए आपको मिल जाएगी, बट मूवेबल आपको इन सेक्शंस में मिलेगी, सेक्शन 5 to 37 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ टीपीए, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करूं मुस्लिम लॉ पे, मुस्लिम लॉ ना कहीं सुपरसीड कर जाता है टीपीए के ऊपर। पीछे हमने पढ़ा कि जनरली मैंने वहां पर कहा था जनरली टीपीए सुपरसीड्स ओवर पर्सनल लॉज, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के टाइम हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स ना, वो जो कुछ प्रिंसिपल्स है वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होते। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं वक्फ की बात करूं, वक्फ होता है, वक्फ बोर्ड होता है, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके ना कुछ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस होते हैं। अब जो वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो ना काफ़ी देर के लिए उनके पास रहती है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के पास के लिए उनके पास रह सकती है, वक्फ बोर्ड के पास रह सकती है। लेकिन अब ये किसके अगेंस्ट चला गया, सेक्शन 14 के अगेंस्ट चला गया, सेक्शन 14 ऑफ टीपीए के अगेंस्ट चला गया। सेक्शन 14 बात करती है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की, जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करती है, ये कहती है, नटशल में मैं बता देती हूँ क्या इसका मकसद क्या है इस सेक्शन का।
कि प्रॉपर्टी को ना ज़्यादा देर तक विदाउट ओनर नहीं रखना है, ज़्यादा देर तक उसे हवा में लटका नहीं रखना है, उसे एक जगह मिलनी चाहिए, एक ओनर मिलना चाहिए, परमानेंट ओनर मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि वो टेम्परेरीली किसी ट्रस्ट के पास फंसी है, किसी के लाइफ इंटरेस्ट के लिए उसके पास दे दी हुई है, तो उसके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किए हुए हैं अपकमिंग सेक्शंस में। तो सेक्शन 14 बात करती है कि प्रॉपर्टी को आपने विदाउट ओनर नहीं रखना है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इसका नाम होता है। तो ये तो आप देखिए जो वक्फ वाली एग्जाम्पल है उसमें तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं। तो यहाँ पर भी चैप्टर 2 का मुस्लिम लॉ पे चैप्टर 2 का सेक्शन 14 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। फर्स्ट यहाँ से हमें पता चल गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ गिफ्ट्स की, तो गिफ्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भी मुस्लिम लॉ सुपरसीड कर जाता है टीपीए के ऊपर। मुस्लिम्स पर अगर आपने गिफ्ट के कोई मुस्लिम अगर गिफ्ट देता है तो वहाँ पर टीपीए अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में गिफ्ट्स को हिबा कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट्स का जो प्रोसेस है, जो गिफ्ट्स वाली जो ट्रांजैक्शन है गिफ्ट देने की लेने की, वो गवर्न होगी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ इन द केस ऑफ मुस्लिम्स ओनली। और अदरवाइज बाकी हिंदूज हैं, कोई और है, उनके केस में टीपीए लगेगा गिफ्ट्स की ट्रांजैक्शन के केस में। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला, टीपीए की जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि मुस्लिम लॉ ने थोड़ी सी एक्सेप्शंस यहाँ पर जनरेट कर दी हैं। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ, तो इट सेज इट डज नॉट इफेक्ट सर्टेन इंसिडेंट्स एंड राइट्स। जो टीपीए है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स एंड राइट्स जुड़े होते हैं, जो उस प्रॉपर्टी की वजह से, वो प्रॉपर्टी हमारी है इस वजह से उसके साथ कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हमें मिल जाती है, कुछ जुड़े हुए राइट्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाते हैं। जैसे कि पार्टीशन, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करने का हक वो हमें एज इंसिडेंटल राइट मिल जाता है। तो जो टीपीए है ना, इस इंसिडेंटल राइट को इम्पैक्ट नहीं करता, इसे इफेक्ट नहीं करेगा। ये राइट टू पार्ट सम प्रॉपर्टी, उसे इफेक्ट नहीं करेगा टीपीए। ठीक है, टीपीए जनरल जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर है, उसे इफेक्ट करेगा, बट जो इंसिडेंटल राइट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पार्टीशन, द राइट टू पार्ट सम प्रॉपर्टी, उसे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी इसका स्कोप क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं फर्दर। लास्ट पॉइंट जो है, जो इसके स्कोप की रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है, लास्ट पॉइंट है नॉट एप्लीकेबल टू पंजाब एंड अप्लाइड इन अदर स्टेट्स लेटर। इसका क्या मतलब है? पहले तो हमें इसका सीधा सीधा मतलब पता चल गया, टीपीए पंजाब में नहीं लगता। टीपीए की एप्लीकेबिलिटी पंजाब में नहीं है, वहाँ के अपने लोकल कस्टमरी लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं। तो टेरिटोरियल वे में भी ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, पंजाब में नहीं लगता। फिर इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स थी ना, देखिए मैंने आपको बताया इसकी इन्फोर्समेंट डेट थी 1 जुलाई 1882, लेकिन ना ये एकदम से सारी स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं हुआ था। काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी जिनको जब सही लगा इन्होंने अपने हिसाब से टीपीए को अपनी स्टेट में अप्लाई किया है। एक्सक्यूज मी, इन्होंने अपने हिसाब से अपनी स्टेट्स में अपनी कंडीशंस, जो भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, जो भी एग्रीकल्चरल या फिर कस्टमरी वहाँ पर प्रैक्टिसेस होंगी, उसके हिसाब से बाद में अप्लाई किया टीपीए को अपनी स्टेट में। तो यहाँ से भी पता चल गया कि ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप रखता है, स्टेट्स की भी डिस्क्रिशन इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर रही थी। ठीक है, तो अब हम रिस्ट्रिक्शंस को ही, अगर हम इसके जो रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है टीपीए का, जो रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, अगर हम उन्हें सम अप करें तो 3 पॉइंट्स, 3 वेज हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांसफ़र आ गया। मोड, क्योंकि हमें पता है सिर्फ ये लिविंग पर्सन्स के बीच में हो सकता है, जो डेड पर्सन्स है, डिजीज पर्सन्स है, उनके बीच में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो मोड भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जनरली मैंने आपको कहा कि टीपीए जो है ये किससे डील करता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं निकल गई है यहाँ से, बस एक्सेप्शनल केसेस में इन्वॉल्व है, अदरवाइज ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। उसके अलावा
टेरिटोरियल एक्सटेंट, जैसे कि हमने देखा पंजाब में नहीं लगता, और जो बाकी की स्टेट्स थी उन्होंने भी क्या किया था, अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई किया था। तो जो इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। तो दोस्तों अब ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए, इससे ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लैश हो रही होंगी, काइंडली उसे आप चेक करें। ये जो हमारे बैचेस हैं ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के रहेंगे, पर्टिकुलरली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर J&K एंड KCS जुडिशियल यानी कि कश्मीर सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए ये बैचेस रहेंगे। 1 ईयर का बैच होगा, इसमें आपकी डिटेल्ड पूरी कोचिंग होगी, पहले प्री बेस्ड फिर मेंस बेस्ड एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी साथ साथ आपको क्लास में ही दी जाएगी। तो काइंडली आप चेक करें, कुछ भी इंक्वायरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।